नमस्कार। हैप्पी होली टू ऑल। टूटी हुई सड़क, सड़क पे फैली हुई गंदगी, आवारा कुत्तों का प्रकोप, पीने का पानी गंदा, सड़कों पे बहती हुई नालियां, सड़क पे ट्रैफिक के नाम पे हो रही गुंडागर्दी, रोड रेज, खाने में मिलावट, जहां जाओ जिस डिपार्टमेंट से बात करो जिसमें काम हो वहीं भ्रष्टाचार, समस्याएं, काम ना होना, डिलेज, सरकारी अकर्मण्यता, गवर्नमेंट अपैथी जिसको बोलते हैं, सिस्टम की अपैथी, सिविक सेंस की कमी, थूक देना, गंदगी फैलाना, लिटर पड़ा हुआ है सब जगह, बात बात पे झूठ बोलना, और बहुत सारी लिस्ट है लंबी सी। ये वो सारे कहिए कि विशेषण हैं जिससे भारतवर्ष को परिभाषित किया जाता है। ऐसे ही होता है ना, हम लोग दिन भर हम में से बहुत सारे लोग अधिकांश इस तरह की चर्चा करते हैं। किसी हद तक सच्चाई भी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। समस्याएं हैं, उसके एक बैकग्राउंड भी है समस्याओं की क्यों है। इतनी भारी जनसंख्या, थोड़ा सा क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधनों की कमी तो नहीं लेकिन प्रचुरता भी नहीं है। करीब 700-800 साल का गुलामी का इतिहास, और उसके बाद फिर जब आज़ादी मिली भी ब्रिटिश अधीनता से, तो उसके बाद भी तमाम प्रकार की नीति विषयक जो भी एक अलग कंट्रोवर्सी है, जो कमियां रही, उसके कारण जो विकास में जो मंथर गति से विकास हुआ और लोगों की बढ़ती हुई अपेक्षाएं, ये सारे कारण में जाए बिना हम लोग बहुत आसानी से, और उसको समाधान का हम लोग प्रयास नहीं करते बल्कि समस्या कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के और वास्तव में जितनी है उससे भी ज़्यादा करते हुए चर्चा की जाती है। ये सब सही है, लेकिन मुझे अभी जो वर्तमान में जो पूरा परिदृश्य है, अभी जो वर्तमान में परिदृश्य है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये समस्याएं नहीं है या इनका समाधान नहीं होना चाहिए। समाधान तो होना चाहिए, समाधान हो भी रहा है, और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे होगा। लोगों में थोड़ा जो नई जनरेशन है हमारी, उसमें जैसे अगर मैं बात करूँ सिविक सेंस, तो उसमें सिविक सेंस भी आ रही है। लेकिन इन्हीं सारे कारण को बताते हुए अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो पता चला कि बहुत भारी संख्या में ऐसे जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं हिंदुस्तान में, जो यहाँ रहते थे, उन्होंने अपना यहाँ से काम समेटा या जो व्यापार था, उसके बाद वो कई अन्य देशों को पलायन कर गए, जिनमें से अधिकांश हम जब भी कभी नाम लेते हैं तो सिंगापुर या दुबई या यूएस, यूरोप तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता जाने लायक बचा है। वहाँ से तो हो सकता है कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो ये सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ यार, हम लोग कभी ऐसा क्यों नहीं कहीं बहुत ही ख़राब सी जगह में रह रहे हूँ। लेकिन अभी अचानक एक सुखद एहसास हुआ। मैं बहुत दिनों तक, लंबे समय तक लखनऊ में रहा नौकरी के दौरान। तो वहाँ पहले, आजकल तो थोड़ा कम हो गए, पहले वहाँ बोर्ड लगे होते जगह जगह चौराहे पे, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो आज मेरा ऐसे ही मुझे लगा कि जब एक पूरा दुनिया का बड़ा हिस्सा, चाहे वो यूक्रेन, रशिया हो, करीब करीब आधा यूरोप, उसके बाद पूरा मिडिल ईस्ट, जो ये सब युद्ध शुरू हुआ है, या इसको स्कर्मिशेस तो नहीं कह सकते, उससे तो बहुत ज़्यादा है, ये फुल फ्लेजेड वार ही है अब तो। जब लगातार नुकसान हो रहा है दोनों तरफ से और पूरा बाहें चढ़ा के एक दूसरे का मुकाबला किया जा रहा है, तो युद्ध की ही कैटेगरी में आता है ये। तो जब युद्ध के हालात इस तरह के बने हुए हैं, जो कि करीब करीब सारे गल्फ को तो उसने लपेट ही लिया है, इसके बाहर भी वो फैलने की आशंका बनी हुई है। अभी पता चल रहा है कि ईरान ने एक अबू धाबी में कोई फ्रांस का एक बेस है, उस पर भी अटैक कर दिया। ब्रिटेन का एक बेस है कतर में, वहाँ पे अटैक कर दिया। आसपास के 8-10 कंट्री में वो जितने भी बेसिस हैं उन पे वहाँ अटैक ही किए जा रहे हैं। मुझे तो यही लगता है कि जैसे एक वो होता है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चूंकि अमेरिका का तो कुछ बहुत ज़्यादा उखाड़ने की स्थिति में है नहीं वो, ईरान। तो वो जो आसपास के कंट्री है, हमारे लिए चिंता की बात यह है कि हमारे बहुत भारी संख्या में भारतीय वहाँ काम करते हैं। इन सारे कंट्रीज में, 8-10 कंट्रीज में करीब 1 करोड़ लोग काम करते हैं, उन कंट्रीज में जहाँ पर के इसने लगातार पिछले लगभग 48 घंटे में लगातार हमले किए हैं। हालांकि अभी कोई बहुत बड़े जान माल की हानि का अभी सूचना नहीं है, लेकिन एक उसको फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे तो खैर जो भी होगा वो ज़्यादा रणनीतिक रूप से ज़्यादा योग्य होंगे, लेकिन मुझे तो रणनीति समझ में नहीं आती है कि आप एक अपने पड़ोस के लोगों को, पड़ोस के देशों को अपने खिलाफ कर ले रहे हैं, और एक तरफ तो इसमें धर्म का झोंका लगाया जा रहा है, मुस्लिमों की बात की जा रही है कि ये मुस्लिमों पे हमला है। तो जो ईरान ये सब जो कर रहा है बेसिस पे हमले, ये किस पे कर रहा है, ये कौन से देश हैं? ऐसे हालात में भी आप ये सोचिए कि भारत में हम लोग सुकून से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, और जो हमारे कुछ वर्गों में जो एक सिस्टम जो बन गया है, जिस तरह का इकोसिस्टम बन गया है,
तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं चल रही हैं कि साहब भारत इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो भारत जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये देखने का काम भारत सरकार का है। मुझे तो थोड़ा बहुत जो समझ में आता है, नंबर एक तो खामनेई कोई ईरान में कोई संवैधानिक पद पे नहीं थे। ठीक है, सुप्रीम रिलीजियस लीडर थे, वो धार्मिक नेता थे, लेकिन वो संवैधानिक पद पे नहीं थे। तो एक डिलेमा है कि अगर संवैधानिक पद पे नहीं बैठा हुआ कोई व्यक्ति की इस तरह के डेथ होती है तो उसमें क्या करना चाहिए। प्लस जैसे मैंने बताया, वो खुद सारे मुस्लिम देशों पर ही हमला कर रहा है, दुबई जैसे शान देश पे। सो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा किसी प्रकार की बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। उसका काम केवल अपना वो व्यापार करना और अपने आप को एक फाइनेंशियल कैपिटल यूएस और सिंगापुर के बाद वो इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है। 35% लोग तो वहाँ के भारतीय हैं, जितनी वहाँ की टोटल जनसंख्या है। तो हम लोग अपने दो तरह के हमारे इशू हैं ईरान से। एक तो हमारा व्यापार का इशू है और एक रणनीतिक इशू होता है, स्ट्रेटेजिक। तो जो स्ट्रेटेजिक सोच है उसके तहत निश्चित रूप से जो हमारी सरकार है उसने उसे लगा है कि किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, कितना रिएक्ट करना है और कब रिएक्ट करना है, उसके हिसाब से कार्रवाई है। क्योंकि ऐसा भी कुछ नहीं है कि ईरान ने कोई हमें हमेशा से कोई हमारे साथ खड़ा रहा है, या हमें कई बार इश्यूज आते हैं जबकि उसने हमारे इंटरनल अफेयर्स में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। भले ही वो जब 370 हटाया था हमने कश्मीर से, आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब भी उसका जो रिएक्शन था वो कोई वेलकम रिएक्शन नहीं था। और इससे पहली वीडियो मैंने बताया था कि किस प्रकार से उसने अपने जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आउटफिट्स हैं उस तरह के, उसको फाइनेंसिंग करने का ये सब काम करता रहता है। अब वो इसराइल क्या कर रहा है वहाँ पे, वो अलग चीज़ है। वो तो एक खास बात इसमें ये एक सोचने का जो विषय बनता है, वो ये सोच रहे थे कि खामनेई की जो जिस तरह से टारगेट करके उसको पूरी मीटिंग में जितने भी लोग थे, खामनेई थे और बाकी 30-40 जो सुप्रीम बताते लीडर्स थे वहाँ मिलिट्री के और सिविलियंस, उनको सबको एक साथ पूरा जो असैसिनेशन हुआ, जो सबकी मौत हुई है, तो ये इतनी आसानी से कैसे टारगेट हो गया, ये एक विषय बनता है सोचने का। जबकि उन्हें मालूम था, ऐसा नहीं है आज से कोई नहीं था, कई महीने से बिल्डअप हो रहा है और सालों पहले से इजराइल ने कहा हुआ है, अमेरिका ने कहा है कि रजीम चेंज उनका पर्पस है। और लगातार वो यही कह रहे थे कि अगर समाधान नहीं हुआ, बातचीत से नहीं हुआ, तो खामनेई को एलिमिनेट करेंगे। ये बात लगातार मालूम थी। तो वहाँ का जो सिक्योरिटी अपरेटस है, क्या वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था या कहीं लापरवाही की स्थिति बनी कि वो अपने कंपाउंड में मीटिंग कर रहे हैं एक ऐसे हालात में। और अमेरिका और इजराइल का जो मोडस ऑपरेंडी है उसके बारे में पता होना चाहिए उनको कि वो पहले बातचीत में उलझाते हैं, नेगोशिएशंस में। नेगोशिएशन चल रही थी और उसमें अचानक एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो हमेशा रहता है, और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज युद्ध कला का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग होता है। हर कोई देश एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को प्राप्त करना चाहता है। ये किसी भी हमले का है, छोटे से गली मोहल्ले में या जो पुलिस के ऑपरेशन होते हैं छोटे छोटे, उसमें भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है। पुलिस भी बदमाश को गिरफ्तार करने दबिश तब डालती है रात के समय, अर्ली मॉर्निंग, जब उसको पता है कि इस समय सबसे गहरी नींद का समय होता है। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को नई चीज नहीं है। तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य है ये कि वो अपने कंपाउंड में मीटिंग कर रहे थे खामनेई, और सबको इकट्ठा किया हुआ था। हो सकता है वो आगामी वार्ताओं के बारे में कुछ जान अपना बातचीत करना चाहते हो कि जो नेगोशिएशन चल रही है उसको कैसे कैरी करना, जो भी उनका मसला होगा, जो भी होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो मुझे समझ में आता है कि इसकी इंटेलिजेंस कैसे पहुंची, जिसे हम पुलिस की भाषा में सुरागरसी कहते हैं। सुरागरसी कैसे हुई? जो छोटे से मामले में सुरागरसी का जो तरीका है, वही कितना ही बड़ा इशू हो, वही तरीका उसमें भी अपनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं से घर का भेदी है, रहा होगा। अब तो पता नहीं, वो हो सकता है उन्हीं में से हो जो 30-40 लोग मारे गए हैं, उसी के द्वारा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई सुरागरसी इस तरह की गई है। 10-12 साल से CIA और मोसाद पूरे सिस्टम को वहाँ पेनिट्रेट कर चुके हैं ईरान में, और किसी को मालूम नहीं है कि वो जो उसका कंपाउंड है, जो उसका रहने की जगह थी, उसका आवास या महल, वहाँ पे किस पोजीशन में मोसाद के और CIA के लोग लगे हुए हैं। यू नेवर नो, पता चला वो माली ही मोसाद का वहाँ पे कोई एजेंट है, वो CIA का एजेंट वहाँ पता चला रसोईया बन के काम कर रहा है, कोई ड्राइवर बन के काम कर रहा है। जब पेनिट्रेशन होता है, जिस समय ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट करती हैं, तो जब पेनिट्रेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कहीं ना कहीं से इस तरह की सुरागरसी जरूर हुई है, जो कि बहुत सटीक थी और वो बिल्कुल तैयार थे। इसराइल की जो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने अपनी कल वाली वीडियो में बताया था कि सटीकता में उसका कोई सानी नहीं, प्रिसीशन उसका एक अपना USP है। अब वो इस तरह से इसमें उसको डेसिमेट करने में, एलिमिनेट करने में, करीब करीब टॉप लीडरशिप को सारी को एलिमिनेट करने में कामयाब रहे। तो ये एक सुरागरसी का विषय जरूर ऐसा बनता है, क्योंकि इसराइल के लिए तो एग्जिस्टेंशियल इशू। अब आप कहेंगे इसमें मिला क्या? इसराइल को मिला जो चाह रहा था कि रिजीम चेंज हो जाए और जो उसका परमाणु कार्यक्रम है वो या तो बंद हो जाए ईरान का, या कुछ डिले हो जाए। और अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका को एक तरफ तो मिला कि चूंकि इसराइल के साथ देना उसकी पॉलिसी है,
नंबर 2 उसकी जो सुप्रीमेसी है, दादागिरी है, वो फिर रीस्टैब्लिश होती है, उस पे स्टैम्प लगती है। और नंबर 3 जो उसकी सबसे बड़ी भूख है, वो है तेल। तो तेल पे नियंत्रण। अब वहाँ कंपनियाँ आएँगी, जैसे वेनेजुएला में हुआ, जैसे बहुत पहले इराक में हुआ। वेनेजुएला में पहले वो बताया गया था कि वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो ड्रग्स का काम करते हैं और ड्रग कोरियर हैं, पता नहीं क्या-क्या कहा गया था। अब कोई नाम भी नहीं ले रहा है वहाँ का, ड्रग की बात ही खत्म हो गई। ऐसे ही ये परमाणु वाला भी सब खत्म हो जाएगा, जैसे ही तेल पे कंट्रोल आएगा, तो उसकी कंपनियाँ यहाँ आएँगी और अपना वो काम करेंगे, ड्रिलिंग का या बेचने का जो भी काम है उनका वो करेंगे, वो उसका पुराना मोडस ऑपरेंडी है। लेकिन सवाल ये बनता है कि ईरान का जिस तरह का, जो मुझे लगता है कि जिस तरह का वो रिएक्शन है कि सबको उलझा लो, अड़ोस-पड़ोस आपने बिना ये देखे कौन सही को, केवल इसलिए कि उनके बेसिस है, उस बेसिस पे क्या मिलना है? वो तो करीब-करीब खाली कर दिए गए हैं। आप सिंबॉलिक नुकसान उसको करीब-करीब पहुँचाने की स्थिति में हो, बल्कि आप उसको कॉन्फ्लैग्रेशन को और बढ़ा रहे हो। खैर, जो भी उसकी रणनीति होगी, तो देखते हैं कब तक ये सब चलता है। मैं अभी तो एक लाइटर नोट पे एक मतलब हल्की एक तरह से कहिए कि हल्का व्यंग या हास्य के अगर उसमें बात करूँ मैं, तो इसमें ये कह सकते हैं कि जब ये सब देश पूरे उलझे हुए हैं और सब युद्ध में परेशान हैं, तो जो हमारे ये तथाकथित देश को कोसने वाला जो इकोसिस्टम है, जो कोई मौका नहीं छोड़ते। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि समस्याएँ हैं, लेकिन किस समाज में नहीं होती। अपना जो हमारा स्वरूप है, अब हम कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन जिस समाज में हमने जन्म लिया है, उसकी बुराइयाँ ही दिन भर करते रहना, केवल उसी पे फ़ोकस करना, वो भी एक उचित बात नहीं है। तो ऐसे में जो तथाकथित बहुत अच्छे देश के लोग अपनी जान के लाले जिनके पड़े हुए हैं और वो परेशान है उसको लेके, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कहाँ मिसाइल आ जाए, कब कहाँ धुआँ उठेगा, बारूद सूंघने पे मजबूर हैं। वहीं हमारे घरों में हिसाब लग रहा है कि होली कैसे मनाई जाएगी। हमारे युवा सोच रहे हैं, उनकी चिंता क्या है कि सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड से मुकाबला होना है वर्ल्ड कप टी20 में, तो उसको कैसे खेल के कैसे जीतना है। हमारी घर की महिलाएं इस बात को लेकर चिंतित है कि होली पे काम वाली कितने दिन की छुट्टी लेगी। तो है ना मुस्कुराने की वजह। तो इसलिए भारत में है, मुस्कुराइए। शांत स्था आप इसमें रह रहे हैं, और देखिए पूरा इतिहास है। विश्व युद्ध प्रथम में भी यहाँ तक टच नहीं कर पाया था युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं कर पाया। वो अलग बात है, चूंकि हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो ब्रिटिशर्स ने हमारा इस्तेमाल किया और हमारे जो भारतीय सैनिक थे उनको भेजा गया वहाँ। बहुत बड़ी शहादत हुई हमारी वहाँ, लेकिन हमारी भूमि पे वो युद्ध नहीं आया था। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारत सरकार की जिस तरह की पॉलिसी, और वास्तविकता ये है कि मतलब अभी हम लोग उतने ताकतवर भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हर किसी स्थिति में अपनी प्रतिक्रियाएं दें। हर किसी में आ बैल मुझे मार फटी में टांग डालने की जरूरत क्या है, कि किसी ने ठीक किया, इसराइल ने ठीक किया, कि यूएस ने, कि ईरान ने। अपना जहाँ फायदा है वो काम देखिए। बाकी जो इकोसिस्टम वाले लोग हैं, ये तो चिल्लाते रहेंगे, कुछ कुछ लोग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि बोलना क्यों, बोलना चाहिए, और ईरान हमारा हमेशा का ये रहा है, साथ ही रहा है, कल्चरल हमारे सब ठीक है। वो तो ईरान से है, तो इज़राइल से भी संबंध है हमारी कल्चरल, वहाँ से भी कम नहीं है। हमें अपना प्रैक्टिकल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपना फ़ायदा देखना होता है। हर कोई वही देखता है, जो प्रैक्टिकल बात है वो यही है। अभी समय लगेगा, 5-7 साल, 10 साल, मुझे उम्मीद है कि अभी समय लगेगा, और आप लोग हम लोग इस स्थिति में होंगे, जबकि हम जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उन पे ज़्यादा रिएक्ट करा करेंगे। अभी तो आप देखिए ना, सब चुप बैठे हुए हैं। एक बयान आया रूस का छोटा-सा, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का, ये क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रशिया ने भी, चाइना ने भी ऐसे कह के पल्ला झाड़ दिया है। तो हम लोग अभी थोड़ा इसको वो करें, थोड़ा धैर्य का अपना वो करें, और थोड़ा देख लेते हैं कि किस करवट-मुड़ बैठ रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये संवाद आज आपको पसंद आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। होली की एक बार फिर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय हिंद।